पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। आज का हमारा कक्षा 12वीं। इसका हम सबसे पहले परिचय देखेंगे। इस पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत हमारा जो आज का अध्ययन है, विश्व राजनीति में पर्यावरण और संसाधनों के बढ़ते महत्व की चर्चा। 1960 के दशक से पर्यावरण के मसले ने जोर पकड़ा है। इसी पृष्ठभूमि को ध्यान में रखकर इस अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण आंदोलनों की तुलनात्मक चर्चा की गई है। हम साझी संपदा और विश्व की जो हमारी साझी विरासत है, उस जैसी धारणाओं के बारे में भी हम संक्षिप्त अध्ययन इसमें करेंगे। इस अध्ययन को हम पढ़कर संक्षेप में यह जानकारी हासिल कर सकते हैं कि पर्यावरण से जुड़ी हुई या जुड़ी हाल की वर्षों में भारत ने कौन सा पक्ष लिया है। इसके बाद अध्याय में संसाधनों की होड़ से जुड़ी वैश्विक राजनीति की एक संक्षिप्त चर्चा भी है। अध्याय का समापन यह बताते हुए किया गया है कि समकालीन विश्व राजनीति में हाशिए पर खड़ी मूलवासी जनता के इन सवालों से क्या सरोकार है और वह क्या सोचती है। इसके बाद हम देखेंगे वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता क्यों है। इसका हम बिंदुवार अध्ययन करेंगे। सबसे पहला हम देखेंगे दुनिया भर में कृषि योग्य भूमि में अब कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, या कृषि योग्य जो हमारी भूमि है उसको हम बढ़ा नहीं सकते हैं, जबकि मौजूदा जो उपजाऊ जमीन के एक बड़े हिस्सा की उर्वरता जो है वो कम हो रही है। चारागाहों के चारे खत्म होने को हैं और मत्स्य भंडार हमारा प्रतिवर्ष घट रहा है। जलाशयों की जल राशि बड़ी तेजी से कम हुई है, उसमें प्रदूषण बढ़ा है, इससे खाद्य उत्पादन में भी कमी आ रही है। दूसरा हमारा बिंदु है हमारा जो यूएनओ है, मानव विकास रिपोर्ट 2016, उसके अनुसार विकासशील देशों में 66.3 करोड़ जनता को स्वच्छ जल उपलब्ध नहीं होता और यहाँ की 2 अरब 40 करोड़ आबादी साफ सफाई की सुविधा से आज भी वंचित है। इस वजह से 30 लाख से ज्यादा बच्चे हर साल मौत के शिकार होते हैं। अगला हमारा बिंदु प्राकृतिक वन जलवायु को संतुलित रखने में मदद करते हैं। इनसे जल चक्र भी संतुलित बना रहता है और इन्हीं वनों में धरती की जैव विविधता का भंडार भरा रहता है। लेकिन ऐसे वनों की कटाई हो रही है और लोग आज विस्थापित हो रहे हैं। जैव विविधता की हानि जारी है और इसका कारण है उन पर्यावासों का विध्वंस जो जैव प्रजातियों के मामले में समृद्ध है। धरती के ऊपरी वायुमंडल में ओजोन गैस की मात्रा में लगातार कमी हो रही है। इसे ओजोन परत में छेद होना भी हम कहते हैं। इससे पारिस्थितिकी तंत्र और मनुष्य के स्वास्थ्य पर एक बड़ा खतरा मंडरा रहा है। अगला हमारा पूरा विश्व में समुद्र तटीय क्षेत्रों का प्रदूषण भी आज बढ़ रहा है। यद्यपि समुद्र का मध्यवर्ती भाग अब भी अपेक्षाकृत स्वच्छ है, लेकिन इसका तटवर्ती जल जमीनी क्रियाकलापों से प्रदूषित हो रहा है। पूरी दुनिया में समुद्र तटीय इलाकों में मनुष्यों की सघन बसाहट जारी है और इस प्रवृत्ति पर अंकुश न लगा तो समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में भारी गिरावट आएगी। हालांकि पर्यावरण से जुड़े सरोकारों का बहुत ही लंबा इतिहास है, लेकिन आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता ने सन 1960 के दशक के बाद से राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया। वैश्विक मामले से सरोकार रखने वाले एक विद्वत समूह क्लब और रोम ने 1972 में लिमिट्स
ट्रू ग्रोथ शीर्षक से एक पुस्तक भी प्रकाशित की। यूएनओ पर्यावरण कार्यक्रम, यूनेप सहित अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने पर्यावरण से जुड़ी समस्याओं पर सम्मेलन कराए और इस विषय पर अध्ययन को बढ़ावा देना शुरू किया। इस प्रयास का जो मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की समस्या पर ज्यादा कारगर और सुलझी हुई पहलकदमियों की शुरुआत करना। तभी से पर्यावरण वैश्विक राजनीति का महत्वपूर्ण मसला बन गया है। 1992 संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण और विकास के मुद्दे पर केंद्रित सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ। इसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन, अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनी या निगमों ने भाग लिया। उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन की जो परत है उसकी छेद और वैश्विक ताप वृद्धि, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसको लेकर थी। दक्षिण देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्ते को सुलझाने के लिए ज्यादा चिंतित थे। इसके बाद हम देखेंगे विश्व की साझी संपदा की हम सुरक्षा की क्या व्यवस्था कर सकते हैं। साझी संपदा उन संसाधनों को कहते हैं जिन पर किसी एक का नहीं बल्कि पूरे समुदाय का अधिकार होता है। संयुक्त परिवार का चूल्हा, चारागाह, मैदान, कुआं या नदी साझी संपदा के प्रमुख उदाहरण हैं। इसी तरह विश्व के कुछ हिस्से और क्षेत्र किसी एक देश के संप्रभु क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, इसीलिए उनका प्रबंधन साझे तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। इन्हें वैश्विक संपदा या मानवतावाद या मानवता की साझी विरासत कहा जाता है। इसमें पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका समुद्री सतह और बाहरी अंतरिक्ष को भी शामिल किया गया है। वैश्विक संपदा की सुरक्षा के सवाल पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग कायम रखना टेढ़ी खीर है। इस दिशा में कुछ महत्वपूर्ण समझौते, जिनमें प्रमुख रूप से अंटार्कटिका संधि 1959, मॉन्ट्रियल न्यायाचार प्रोटोकॉल 1987, अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार 1991 हो चुके हैं। इसी तरह से वैश्विक संपदा के रूप में बाहरी अंतरिक्ष के इतिहास से भी पता चलता है कि इस क्षेत्र के प्रबंधन पर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के देशों के बीच मौजूद असमानता का असर देखने को मिलता है। धरती के वायुमंडल और समुद्री सतह के समान यहाँ भी महत्वपूर्ण मसला टेक्नोलॉजी और औद्योगिक विकास का है। यह एक जरूरी बात है, क्योंकि बाहरी अंतरिक्ष में जो दोहन कार्य हो रहे हैं उनके फायदे न तो मौजूदा पीढ़ी में सबके लिए बराबर हैं और न आगे की पीढ़ियों के लिए भी। साझी संपदा, इसका जो अर्थ होता है ऐसी संपदा जिस पर किसी समूह के प्रत्येक सदस्य का स्वामित्व हो। इसके पीछे मूल तर्क या प्रमुख तर्क, प्राथमिक तर्क यह है कि ऐसे संसाधन की प्रकृति, उपयोग के स्तर और रख रखाव के संदर्भ में समूह के हर सदस्य को समान अधिकार प्राप्त होंगे और समान उत्तरदायित्व निभाने होंगे। जैसे कि सदियों के चलन और आपसी समझदारी से भारत के ग्रामीण समुदायों ने साझी संपदा के संदर्भ में अपने सदस्यों के अधिकार और दायित्व तय किए हैं। निजीकरण, गहनतर खेती, आबादी की वृद्धि और पारिस्थितिकी तंत्र की गिरावट समेत कई कारणों से पूरी दुनिया में साझी संपदा का आकार आज घट रहा है। उसकी गुणवत्ता और गरीबों को उसकी उपलब्धता कम हो रही है। राजकीय, जिसको हम शासकीय कहते हैं, स्वामित्व वाली वन्य भूमि में
पावन माने जाने वाले वन प्रांतर के वास्तविक प्रबंधन की पुरानी व्यवस्था साझी संपदा के रख रखाव और उपभोग का ठीक ठीक उदाहरण है। दक्षिण भारत के वन प्रदेशों में विद्यमान पावन वन प्रांतरों का प्रबंधन परंपरानुसार ग्रामीण समुदाय करता आ रहा है। इसके बाद हम देखेंगे पर्यावरण के मसले पर भारत का पक्ष। भारत ने 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर किए और इसका अनुमोदन किया। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों को क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट दी गई है, क्योंकि औद्योगिकीकरण के दौर में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के मामले में इनका कुछ खास योगदान नहीं था। औद्योगिकीकरण के दौर को मौजूदा वैश्विक ताप वृद्धि और जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार माना जाता है। 2005 के जून में ग्रुप 8 के देशों की बैठक हुई। इसमें भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों में ग्रीन हाउस गैसों की प्रति व्यक्ति उत्सर्जन दर विकसित देशों की तुलना में नाम मात्र है। साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों के सिद्धांत के अनुरूप भारत का विचार है कि उत्सर्जन दर में कमी करने की सबसे ज्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों की है, क्योंकि इन देशों ने एक लंबी अवधि तक बहुत ज्यादा उत्सर्जन किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के जलवायु परिवर्तन से संबंधित बुनियादी नियमाचार के अनुरूप भारत पर्यावरण से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय मसलों में ज्यादातर ऐतिहासिक उत्तरदायित्व का तर्क रखता है। भारत की सरकार विभिन्न कार्यक्रमों के नजरिए, विभिन्न कार्यक्रम के द्वारा या उनके माध्यम से पर्यावरण से संबंधित वैश्विक प्रयासों में सम्मिलित शिरकत कर रहा है। मिसाल के तौर पर भारत ने अपनी नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी के अंतर्गत वाहनों के लिए स्वच्छतर ईंधन अनिवार्य कर दिया है। 2001 में ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित हुआ है। यह हमारा पहला पक्ष था पर्यावरण के मसले पर। अब हम देखेंगे पर्यावरण के मसले पर भारत का हमारा जो दूसरा पक्ष क्या है। 2003 के बिजली अधिनियम में पुनर्नवा ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया गया। हाल में प्राकृतिक गैस की आयात और स्वच्छ कोयले के उपयोग आधारित प्रौद्योगिकी को अपनाने की तरफ रुझान बढ़ा है। इससे पता चलता है कि भारत पर्यावरण सुरक्षा के लिहाज से ठोस कदम उठा रहा है। भारत बायोडीजल से संबंधित राष्ट्रीय मिशन चलाने के लिए भी तत्पर है। इसके अंतर्गत बायोडीजल तैयार होने लगेगा और इसमें 1 करोड़ 10 लाख हेक्टेयर भूमि का इस्तेमाल होगा। भारत ने 2 अक्टूबर 2016 को पेरिस जलवायु समझौते को अनुमोदन किया। पुनर्नवीकृत होने वाली ऊर्जा के सबसे बड़े कार्यक्रमों में से एक भारत में चल रहा है। भारत ने पृथ्वी सम्मेलन के समझौतों के क्रियान्वयन का एक पुनरावलोकन 1997 में किया। इसका मुख्य निष्कर्ष यह था कि विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन तथा पर्यावरण के संदर्भ में बेहद साबित होने वाली प्रौद्योगिकी मुहैया कराने की दिशा में कोई सार्थक प्रगति नहीं हुई है। भारत इस बात को जरूरी मानता है कि विकसित देश विकासशील देशों को वित्तीय संसाधन तथा स्वच्छ प्रौद्योगिकी मुहैया कराने के लिए तुरंत उपाय करे, ताकि विकासशील देश फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज की मौजूदा प्रतिबद्धता को पूरा कर सकें। भारत का यह भी मानना है कि दक्षेस यानी कि सार्क में शामिल देश पर्यावरण के प्रमुख वैश्विक मसलों पर एक समान राय बनाएं, ताकि इस क्षेत्र की आवाज वजन हो सके। इसके बाद हम देखेंगे पानी में
जो तूफानी व्यवस्था है, तूफान हमारे यहाँ आता है, उससे जनता को क्या क्या परेशानियां सामना करना पड़ता है। इसके अंतर्गत प्रदूषण, अधिमत्स्य, बांध निर्माण, पानी के निकट रहने वाले समुदायों के सामने प्रमुख जो समस्याएं हैं उसका हम संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। तटीय पर्यावरण से जुड़े जो मुद्दे हैं, मछली और समुद्री जीवन का अतिशय दोहन, मछली और प्राण की बढ़ती मांग के कारण मैंग्रोव जिसको हम बोलते हैं उसका नुकसान, समुद्री तटों पर औद्योगिक प्रदूषण, भारी मात्रा में प्रदूषित जल को बिना शोधन के समुद्र में डालना और अत्यधिक मशीनरीकरण, जिससे जनता को परेशानी होता है और हमारा पर्यावरण भी प्रदूषित होता है। संसाधनों की भू राजनीति क्या है, किसे क्या, कब, कहां और कैसे हासिल होता है। संसाधनों की भू राजनीति इन्हीं सवालों से जूझती है। यूरोपीय ताकतों के विश्वव्यापी प्रसार का एक मुख्य साधन और मकसद संसाधन रहे हैं। संसाधनों से जुड़ी भू राजनीति को पश्चिमी दुनिया ने ज्यादातर व्यापारिक संबंध, युद्ध तथा ताकत के संदर्भ में सोचा है। इस सोच के मूल में था विदेश में संसाधनों की मौजूदगी तथा समुद्री नौवहन में दक्षता। समुद्री नौवहन स्वयं इमारती लकड़ियों पर आधारित था, इसलिए जहाज की सहतीरों के लिए इमारती लकड़ियों की आपूर्ति 17वीं सदी से बाद के समय में प्रमुख यूरोपीय शक्तियों की प्राथमिकताओं में रही है। पहले और दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सामरिक संसाधनों, खासकर तेल की निर्बाध आपूर्ति का महत्व बहुत अच्छी तरह उजागर हो गया है। पूरे शीत युद्ध के दौरान उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों ने इन संसाधनों की सतत या निरंतर आपूर्ति के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं। बड़ी चिंता यह भी थी कि खाड़ी के देशों में मौजूद तेल तथा दक्षिणी और पश्चिमी एशिया के देशों में मौजूद खनिज पर विकसित देशों का नियंत्रण बरकरार रहे। अनेक खनिज, खास करके रेडियोधर्मी खनिजों से जुड़े व्यावसायिक फैसलों को लेकर भी सरकार की चिंता बढ़ी है। बहरहाल वैश्विक रणनीति में तेल लगातार सबसे महत्वपूर्ण संसाधन बना हुआ है। विश्व राजनीति के लिए पानी और महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व के कुछ भागों में साफ पानी की कमी हो रही है। साथ ही विश्व के हर हिस्से में स्वच्छ जल समान मात्रा में मौजूद नहीं है। इस कारण संभावना है कि साझे जल संसाधन को लेकर पैदा मतभेद 21वीं सदी में फसाद की जड़ बनी हुई है, साबित हुई है। इस जीवनदायी संसाधन को लेकर हिंसक संघर्ष होने की संभावना है और इसी को इंगित करने के लिए विश्व राजनीति के कुछ विद्वानों ने जल युद्ध शब्द गढ़ा है, शुरू किया है, प्रारंभ किया है। मूलवासी और उनके विचार पर्यावरण के प्रति कैसे हैं। मूलवासियों का, जो हमारे मूल निवासी हैं यहाँ के, उनका सवाल पर्यावरण, संसाधन और राजनीति को एक साथ जोड़ देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 1982 में इनकी एक शुरुआती परिभाषा भी दी है। इन्हें ऐसे लोगों का वंशज बताया जो किसी मौजूदा देश में बहुत दिनों से रहते चले आ रहे थे, फिर किसी दूसरी संस्कृति या जातीय मूल के लोग विश्व के दूसरे हिस्से से उस देश में आए और इन लोगों को अधीन बना लिया। किसी देश के मूलवासी आज भी उस देश की संस्थाओं के अनुरूप आचरण करने से ज्यादा अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, रीति रिवाज तथा अपने खास सामाजिक आर्थिक ढर्रे पर जीवन यापन करना ज्यादा पसंद करते हैं। भारत सहित विश्व के विभिन्न हिस्सों में मौजूद लगभग 30 करोड़ मूल
वासियों के सर्वमान्य हित विश्व राजनीति के संदर्भ में क्या है, इसका हम देखेंगे कि विश्व राजनीति में मूल वासियों की आवाज विश्व बिरादरी में बराबरी का दर्जा पाने के लिए उठी है। मूलवासियों के निवास वाले स्थान मध्य और दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिण पूर्व एशिया तथा भारत में है, जहां इन्हें आदिवासी या जनजाति कहा जाता है। सरकारों से इनकी मांग है कि इन्हें मूलवासी कौम के रूप में अपनी स्वतंत्र पहचान बनाए रखने वाला समुदाय माना जाए। अपने मूल वास स्थान पर हक की दावेदारी में विश्व भर के मूल निवासी यह जुमला इस्तेमाल करते हैं कि हम यहाँ अनंत काल से रहते चले आ रहे हैं। भारत में मूलवासी के लिए अनुसूचित जनजाति तथा आदिवासी शब्द प्रयोग किया जाता है। अपवाद स्वरूप कुछ एक घुमंतु जनजातियों को छोड़कर भारत की अधिकांश आदिवासी जनता अपने जीवन यापन के लिए खेती पर निर्भर है। सदियों से ये लोग बेधड़क जितनी बन पड़े उतनी जमीन पर खेती करते चले आ रहे हैं, लेकिन ब्रितानी औपनिवेशिक शासन कायम होने के बाद से जनजातीय समुदायों का सामना बाहरी लोगों से हुआ है। मूलवासी समुदायों के अधिकारों से जुड़े मुद्दे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में लंबे समय तक अपेक्षित रहे हैं। हाल के दिनों में इस सवाल पर ध्यान दिया जाने लगा है। 1970 के दशक में विश्व के विभिन्न भागों के मूल वासियों के नेताओं के बीच संपर्क बढ़ा है। इससे इनके साझे अनुभवों और सरोकारों को एक शक्ल मिली है, स्वरूप मिला है। 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनियस पीपल्स का गठन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया है।